मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज हम महात्मा गांधी, भारतीय उपमहाद्वीप के विराटतम व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। वैसे तो गांधी इतना सार्वजनिक व्यक्तित्व है कि भारतीय क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति पल प्रतिपल उसमें समाहित रहता है। दुनिया के प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर आश्चर्य करेंगी कि कभी हाड़ मांस का ऐसा पुतला यानी कि गांधी भी इस पृथ्वी पर चला था। गांधी को 20वीं सदी का सबसे बड़ा जादूगर भी कहा जाता है। आज हम गांधी के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार उनका नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला, कौन कौन से प्रमुख मूवमेंट थे, आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे जिनमें उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल एविडेंस की चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। प्रारंभिक लालन पालन वहीं हुआ। प्रारंभिक शिक्षाएं लेने के बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए, वहाँ बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की और फिर हिंदुस्तान लौट आए और यहाँ से एक अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के केस के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी आए तो एक परिवर्तित गांधी के रूप में आए। वहाँ की नस्ल भेद की नीति ने उनको झकझोर के रख दिया और उनके वैचारिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हुए। 1905 में गांधी यहाँ पर आए। उस समय हिंदुस्तान के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था और एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, लेकिन उस समय भी गांधी पूरी तरह से समाहित नहीं हुए, लौट कर चले गए और 1915 ईस्वी में गांधी वापस आते हैं और फिर से भारतीय राजनीति में गांधी का आविर्भाव हो जाता है, गांधी का समायोजन हो जाता है। गांधी ने यहाँ आने के बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु भी माना। उनके ऊपर उन्होंने पुस्तक भी लिखी, माय पॉलिटिकल गुरु। इस क्रम में जब आगे बढ़ते चले गए, बहुत से मूवमेंट उन्होंने किए जिसकी लीडरशिप उन्होंने की, चाहे वाइकोम था, चाहे चंपारण था। और ऐसे क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस जलियांवाला बाग कांड ने गांधी को झकझोर दिया। खिलाफत आंदोलन की भूमिका चल रही थी और उसी खिलाफत आंदोलन जो कि तुर्की के शासक कमाल पाशा के पक्ष में किया जा रहा था, उसको वहाँ पर जब लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित हो गई तो ऐसी स्थिति में मूवमेंट अर्थहीन हो गया। उसी मूवमेंट को गांधी ने असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। लेकिन गांधी का मूवमेंट हमेशा अहिंसक मूवमेंट रहा और 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई जिसमें 21 सिपाहियों सहित एक थानेदार को जिंदा जला दिया गया और उस चोरा चोरी स्थल की कांड की घटना के बाद गांधी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। ये सारे मूवमेंट्स आए। उसके बाद में अपन सेविना अवज्ञा के 2 जो कालक्रम में मूवमेंट हुए उनकी चर्चा करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की। अब अपन आते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी भूमिका रही कि कांग्रेस की स्थापना हुई। 1800 थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। 1857 की क्रांति एक ऐसा मील का पत्थर था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कि उसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। 1757 से लेकर 1857 तक के एक काल के ऊपर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक भी लिखी है, धन की निकासी का सिद्धांत, डाउन ऑफ वेल्थ। उसमें उन्होंने बताया कि कितने सहस्त्रों तरीके अंग्रेजों ने यहाँ से अर्थ को निकाल कर ले जाने के लिए किए। उस व्यवस्था के बाद में 1857 में जब इतने विशाल रूप से और उपद्रव हुए, विरोध हुआ, तो अब अंग्रेज ये सोचने को
मजबूर हो गए कि अब भारतीय जनमानस जागृत अवस्था में आ चुका है। तो अपन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारतीय क्षेत्र से समाप्त हो जाता है और सीधे अंग्रेजी क्राउन के अंदर भारत का शासन आ जाता है। भारत को एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, भारत सरकार मंत्री अंग्रेजी संसद में बना दिया जाता है। और उसके बाद में जितने भी यहाँ पर वायसराय रहे उनके और भारत सरकार मंत्री के आपसी बातचीत वार्ता के बाद में यहाँ पर नियम कायदे बनने लगे। अब अपन आते हैं कांग्रेस की स्थापना की ओर। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिभागियों के सहयोग के साथ में बम्बई में इसकी स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना जो है वो सर ए यू हुन के द्वारा, जो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, उनके द्वारा की गई। और यह एक ऐसा राजनीतिक मंच बनाया गया जो बात तो भारतीयों की करेगा लेकिन रखेगा अंग्रेजों के पक्ष की बात। तो इसे सेफ्टी वाल का नाम भी यहाँ पर दिया गया और इस सेफ्टी वाल के अंतर्गत कांग्रेस का यहाँ से डेवलपमेंट हुआ। कांग्रेस अपने धीरे धीरे जितने भी कार्यक्रम थी वो बढ़ाते हुए चली गई। धीरे धीरे कांग्रेस में परिवर्तन आने लगा। इसके 3 फेजेज रहे, 3 चरण रहे कांग्रेस के। प्रथम चरण रहा 1885 से 1905, दूसरा चरण रहा 1905 से 1919 और तीसरा चरण 1919 से 1947, जिसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। हम मुख्यतः आज इसी की चर्चा करेंगे, गांधी युग। गांधी युग में देखिए 3 बड़े मूवमेंट हुए और गांधी ने जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें सबसे पहले अपन उसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें कि सत्यपूर्वक आग्रह करना। गांधी का मानना था कि जब अपन जो अपना प्रतिपक्षी है उसे इस बात के लिए स्वीकार करवा लेंगे उससे कि वह जो कर रहा है वह गलत कर रहा है। उन्होंने हृदय परिवर्तन की संज्ञा इस बात को दी और ऐसी स्थिति के अंदर वह जब ये जान जाएगा वह गलत कर रहा है वह उसको बंद कर देगा और वह हृदय परिवर्तन की व्यवस्था होगी, वहाँ पर हमारी जीत होगी, सत्याग्रह की जीत होगी। इसमें 3 बड़े मूवमेंट हुए। जो बड़े कालक्रम की घटना है 1905 में बंगाल का विभाजन, 1919 में जलियांवाला बाग कांड, 1919 में खिलाफत आंदोलन और 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का मानना था कि कोई भी सरकार आप पर तभी तक अत्याचार कर सकती है जब तक कि आप उसके साथ में सहयोग करें। आप उससे सहयोग करना बंद कर दीजिए। गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ, पूरी व्यवस्थाएं चल पड़ी, विरोध उठने लगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि वहीं पर एक हिंसक घटना हो जाती है 1922 में उत्तर प्रदेश के चौराचौरी नामक स्थान पर, और उस हिंसक घटना के कारण गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। देश के जितने भी बड़े लीडर्स थे उनके द्वारा विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि हम किसी भी रूप में इसको आगे चलाएंगे। लेकिन गांधी जी के एक बार अस्वीकार कर देने के बाद में पूरा देश जो उठ खड़ा हुआ था वह वापस बैठ जाता है। गांधी किसी जादूगर से कम नहीं थे। जनता के ऊपर जितना नियंत्रण गांधी का रहा, आज़ाद भारत में किसी भी नेता की कद इतना बड़ा नहीं रहा जितना कि गांधी का रहा। उसके बाद में गांधी ने सविनय आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 से 1932 पहला चरण, 1932 से 1934 दूसरा चरण। इसमें गांधी ने कहा कि असहयोग आंदोलन में तो केवल यह था कि हमें सहयोग नहीं करना है, लेकिन सविनय अवज्ञा में एक कदम आगे बढ़कर उनके द्वारा काम करने की बात की गई और उसमें कहा गया कि हम तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सहयोग कर रहा है उसे भी विनय पूर्वक तरीके से हम समझाएंगे कि वह गलत बात का साथ दे रहा है, इसलिए वह उसका साथ छोड़ दे। इसी में गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया कि गांधी ने भगत सिंह के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि जो ट्रीटी हुई थी गांधी जी की गोलमेज सम्मेलन में, उसमें ये कहा गया था, गांधी जी ने ये कहा था
कि मैं किसी भी हिंसक उपद्रवी को सहयोग नहीं करूंगा। जो ट्रीटी हुई थी उसमें अंग्रेजों ने ये कहा था कि जितने भी अहिंसक बंदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब सारे जनमानस का ये कहना था कि अगर गांधी भगत सिंह के पक्ष में कहते तो भगत सिंह को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन वास्तविकता ये रही कि अंग्रेजों ने न तो अहिंसक बंदियों को छोड़ा और न ही हिंसक बंदियों को छोड़ा। अब ऐसी स्थिति के अंदर उनकी वार्ताएं नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे चलते चलते अपना ही स्वयं ही आर्थिक होता चला गया और वहाँ पर गांधी जी उसके बाद में रचनात्मक कार्यों में चले गए। अब अंतिम मोमेंट आता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को वानखेड़े स्टेडियम बंबई से गांधी जी ने क्विट इंडिया का मूवमेंट प्रारंभ कर दिया। यह मूवमेंट पूरी तरह से नेतृत्वहीन रहा, जिसको जैसा समझ में आया वैसे किया। सारे बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया और ऐसे में अब इंग्लैंड के अंदर भी मजदूर सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री बने एटली। विचार तंत्र चलने लगे और ऐसे में जून योजना, माउंटबेटन योजना यहाँ पर रखी गई। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आए, उन्होंने एक मसविदा बनाया और उस मसविदे के अंदर 3 पक्ष उनके रखे गए कि स्वतंत्र रियासतें बनेगी, भारत बनेगा और पाकिस्तान बनेगा, और उसी के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। तो अपन ये देखते हैं कि 1919 से 1947 तक का जो काल रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय नेशनल मूवमेंट, वह सारा का सारा गांधी युग के नाम से रहा और गांधी के द्वारा उसको निर्देशित किया गया, गांधी के द्वारा ही उसको बढ़ाया गया।